हाय वेलकम। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और हर महीने आपकी कंपनी आपकी सैलरी से कुछ पैसे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्ट करती है तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे बैंक अकाउंट में किए गए हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड पासबुक में होते हैं, वैसे ही ईपीएफ में आपका और आपके एम्प्लॉयर्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है या अगर आपने ईपीएफ से कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं तो वो सभी डिटेल्स आपको ईपीएफ पासबुक में मिलती हैं। ईपीएफ पासबुक आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। रिसेंटली अभी ये वेबसाइट काफ़ी अपडेट हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे ताकि आप अपनी ईपीएफ पासबुक को रीड करने में एक्सपर्ट बन जाएं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए। तो क्या आप रेडी हैं नई ईपीएफ पासबुक के बारे में जानने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम जान लेते हैं कि ईपीएफ होता क्या है और आप कैसे अपना यूएएन ऑनलाइन एक्टिवेट करवा सकते हैं। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसको आप एक पिगी बैंक की तरह देख सकते हैं। आप एज एन एम्प्लॉय अपनी अर्निंग्स का कुछ पार्ट हर महीने इस पिगी बैंक में डाल देते हैं एंड गेस व्हाट, आपका एम्प्लॉयर भी उसमें उतना ही अमाउंट ऐड करता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% ईच ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब एम्प्लॉय का पूरा 12% कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33% ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% ईपीएफ में जाता है। मान लेते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 50,000 रुपीज है, उसका 12% यानी कि 6,000 रुपए एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जाएगा। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए 50,000 का 8.33% यानी कि 4,165 रुपीज ईपीएस में जाएंगे और 3.67% यानी कि 1,835 रुपीज ईपीएफ में जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस 15,000 रुपीज पर ईयर यानी कि 1,250 रुपीज पर मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में ईपीएस में कंट्रीब्यूशन 4,165 के बदले 1,250 रुपीज होगा और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 4,165 माइनस 1,250 यानी कि 2,915 रुपीज ईपीएफ में जाएंगे और 3.67% यानी कि 1,835 भी ईपीएफ में ही जाएगा। सो टोटल ईपीएस कंट्रीब्यूशन इज 1,250 रुपीज एंड ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इज 2,915 प्लस 1,835 यानी कि 4,750 रुपीज होगा। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया है जहां वो ईपीएस की 15,000 रुपए की लिमिट के ओवर एंड अबव यानी कि पूरा 8.33% ईपीएस में करवा सकते हैं। जिन एम्प्लॉयज ने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया है उनके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस होगा 4,165 रुपीज और ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन 1,835 रुपीज होगा। एम्प्लॉयज के पास वॉलंटरी पीएफ का भी एक ऑप्शन है जहां एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इस पिगी बैंक में पैसे हर साल बढ़ते रहते हैं और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये सिर्फ एक स्टैटिक सेविंग नहीं है बल्कि इस पे 8.15% का इंटरेस्ट भी मिलता है। ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है जिसका मतलब है आपकी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर द इयर्स जल्दी ग्रो होती है। तो इस सब को मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। वो हमें एक स्पेशल नंबर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और यूएएन। ये आपकी पर्सनल आईडी होती है जिससे आप ईपीएफ से जुड़ी हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं और ये आपके साथ हमेशा रहती है, नो मैटर आप कितनी भी जॉब स्विच कर लें। इन सारे ट्रांजैक्शंस पे नजर रखने के लिए आपके पास एक ईपीएफ पासबुक होती है। उसमें आपको सारी डिटेल शो होती हैं। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, कब किया, आपको कितना इंटरेस्ट मिला और भी बहुत कुछ। और ईपीएफ पासबुक को एक्सेस करने के लिए आपको यूएएन की ज़रूरत होती है। एक्टिवेट यूएएन ऑनलाइन। हमने यूएएन के बारे में तो जान लिया है, अब देख लेते हैं कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। आपको सिर्फ अपने आधार नंबर और स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। सबसे पहले यूएएन मेंबर ई सेवा पेज की वेबसाइट खोलिए। वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक सेक्शन में एक्टिवेट यूएएन के ऑप्शन पे क्लिक करिए।
सेकंड, मेंबर आईडी पे क्लिक करके आधार ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, उसमें अपना आधार नंबर टाइप करिए। अब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर और कैप्चा कोड एंटर करेंगे। उसको एंटर करने के बाद गेट ऑथराइजेशन पिन बटन को क्लिक करेंगे। अब आपको एक नई स्क्रीन दिखेगी जहां आपकी सारी डिटेल्स होंगी, उसको डबल चेक करना होगा। अब अग्री पे क्लिक करके आपके फ़ोन पर आए हुए OTP को एंटर करना होगा। बस हो गया आपका UAN एक्टिवेट। आपको UAN और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। आप फर्स्ट लॉगिन के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेक UAN। लेकिन अगर आप अपना UAN भूल गए तो उसको कैसे चेक करते हैं? वेरी सिंपल, UAN ई सेवा पोर्टल पे जाइए और नो योर UAN पर क्लिक करिए। अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP रिक्वेस्ट करिए और OTP डाल के अपनी डिटेल्स एंटर करिए और शो माई UAN पे क्लिक करिए। आपका UAN आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सिंपल है ना? अब आप अपनी EPF पासबुक को चेक करने के लिए रेडी हैं। हाउ टू व्यू द EPF पासबुक ऑनलाइन। EPF पासबुक ऑनलाइन देखने के लिए EPF पोर्टल पे जाकर राइट डैशबोर्ड में ई पासबुक पर क्लिक करिए। यहाँ पर अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करिए और फिर लॉगिन पे क्लिक करिए और आपको आपकी PF डिटेल स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे EPF के न्यू एंड इम्प्रूव्ड डैशबोर्ड को। तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले होम पेज दिखेगा। यहाँ आपको अपने EPF कंट्रीब्यूशन की छोटी सी समरी मिलती है, जहां आपका टोटल EPF अकाउंट का बैलेंस मिलेगा और आपका और आपके एम्प्लॉयर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यहाँ एक मेंबर वाइज बैलेंस सेक्शन भी होता है, जिससे आपको अपने EPF अकाउंट की हर मेंबर ID यानी कि आपके सभी एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन पता लगता है। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल पेज। यहाँ आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका UAN, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बेसिक डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी KYC डिटेल्स यानी कि आधार एंड पैन। यहाँ आपको KYC वेरिफिकेशन और नॉमिनी डिटेल्स भी पता लगती हैं। अब चलते हैं पासबुक पेज पे। यहाँ आपको अपने करंट जॉब की EPF डिटेल्स पता चलती हैं। अगर आपको अपनी पिछली जॉब की पासबुक डिटेल्स जाननी है तो आप टॉप राइट कॉर्नर में सिलेक्ट मेंबर ID के ऑप्शन में रिस्पेक्टिव मेंबर ID को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी पासबुक के फर्स्ट कॉलम में आपको ओवरऑल सारी डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कि आपका टोटल कंट्रीब्यूशन का बैलेंस, आपकी और आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन, जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, पुराने EPF अकाउंट्स में से ट्रांसफर किया हुआ कोई अमाउंट, और अगर कोई विड्रॉल अमाउंट है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट आपको दिखती है पिछले 12 सालों की कंट्रीब्यूशन समरी। हर साल का कंट्रीब्यूशन यहाँ कलरफुल ग्राफ से शो होता है। ग्रीन होता है आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, ग्रे आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के लिए और इंटरेस्ट अर्न शो होता है। फिर आती है आपकी करंट मेंबर ID की डिटेल्ड पासबुक। ये एक तरह से आपकी सेविंग्स की टाइमलाइन होती है, जहां आपको अपने करंट एम्प्लॉयर के पास जॉब स्टार्ट करने के टाइम से अब तक का ईयर वाइज डेटा शो होता है। कोई भी एक ईयर सिलेक्ट करके आप डिटेल्ड मंथ बाय मंथ ब्रेकडाउन देख सकते हैं। इस ब्रेकडाउन में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन की मंथ एंड डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, क्रेडिट यानी कि पैसे आए हैं और डेबिट अगर पैसे गए हैं, EPF वेजेस यानी कि टोटल सैलरी जिस पर आप और आपका एम्प्लॉयर EPF कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, आपका और आपके एम्प्लॉयर का शेयर, पेंशन शेयर मतलब वो पैसे जो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे EPS में कंट्रीब्यूट करता है, और ये एंड होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से। आप टॉप राइट कॉर्नर में डाउनलोड के साथ में दिए हुए ऑप्शन पे क्लिक करके अपना टैक्सेबल डेटा भी देख सकते हैं। यह आपको आपके टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल डेटा का मंथ वाइज ब्रेकडाउन दिखाता है। नेक्स्ट आता है क्लेम्स पेज। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार EPF से पैसे विड्रॉ करने के लिए प्रोसेस किया था, मतलब टोटल क्लेम्स, फिर उन क्लेम्स से कितने अप्रूव्ड क्लेम्स हैं, रिजेक्टेड क्लेम्स हैं, और वो क्लेम्स भी चेक कर सकते हैं जो अभी प्रोग्रेस में हैं। उसके साथ आता है क्लेम्स डिटेल्स। यहाँ आपको क्लेम्स की इन डेप्थ डिटेल्स पता लगती हैं, जैसे कि क्लेम डिस्क्रिप्शन, टोटल अमाउंट और हर क्लेम की डेट। यह आपको 3 सेपरेट टैब्स पेंडिंग, सेटल्ड एंड रिजेक्टेड में शो होती है। फिर उसके बाद आता है सर्विस हिस्ट्री। ये एक तरह से आपकी प्रोफेशनल टाइमलाइन होती है, जहां आपको आपके सारे एम्प्लॉयर्स के साथ की जर्नी शो होती है, जैसे कि सैलरी डिटेल्स, EPF कॉन्ट्रीब्यूशंस और डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग एंड लीविंग। लास्टली आता है कैलकुलेटर्स पेज, जहां आपको 3 कैलकुलेटर्स मिलते हैं।
पहला ईपीएफ कैलकुलेटर जो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स एस्टिमेट करता है, दूसरा ईडीएलआई कैलकुलेटर यानी कि एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो आपके ईपीएफ में इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट एस्टिमेट करता है, और तीसरा पेंशन कैलकुलेटर ईपीएस के अंडर आपकी मंथली पेंशन को एस्टिमेट करने के लिए। ईपीएफ कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको बस कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि मेंबर आईडी, आपका करंट ईपीएफ बैलेंस, बेसिक सैलरी, हर साल आपकी सैलरी में एवरेज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज का एक एस्टिमेट, वॉलंटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन इफ एनी, करंट और रिटायरमेंट एज और रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट पर क्लिक करिए और आपको आपकी रिटायरमेंट एज में मिलने वाले ईपीएफ बैलेंस का एक एस्टिमेट मिल जाएगा, और ये आप हर मेंबर आईडी के साथ कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर्स इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं और कंपाउंडिंग प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके आपके रिटायरमेंट पे मिलने वाले ईपीएफ कॉर्पस को एस्टिमेट करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस की इंपॉर्टेंस बताता है। ये ना केवल आपके रिटायरमेंट के लिए फोर्स सेविंग्स मैकेनिज्म देता है, बल्कि सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। ईपीएफ इन्वेस्टमेंट्स एग्जेम्प्ट यानी कि ईईई कैटेगरी के अंडर आती है, जिसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट अर्न्ड और मैच्योरिटी के टाइम पर विड्रॉल तक भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, जिससे ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप इस कंट्रीब्यूशन को अपनी जॉब के 5 साल ख़त्म होने से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया और प्रैक्टिकल सीखा और हम आपकी कुछ मदद कर पाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या आप में से किसी ने वॉलंटरी पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ऑप्ट किया है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। रिमेंबर, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.